हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लोक प्रशासन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी न्यू बैच में। दैट मीन्स कि लोक प्रशासन एक ओल्ड बैच में पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक फिर से हमने आपके सिलेबस में परिवर्तन को देखते हुए न्यू बैच स्टार्ट की है और जिसके सेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि सेशन में काफी 4 से 5 दिन का गैप हो चुका है ना, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा हो ही जाता है। और फिर वैसे तो हालांकि जो आपके पॉलिटिकल साइंस के बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रशासन और भारत की विदेश नीति, जो ये दो सब्जेक्ट है, प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले दोनों ही सब्जेक्टों को कवर कर लिया जाए। और अल्टरनेट कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डे में जो है आपके ये दोनों सब्जेक्ट चलते रहे, ताकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर की क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। तो लोक प्रशासन के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं लोक प्रशासन के विकास की। जी हां दोस्तों, इससे पहले दैट मीन्स की लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी लोक प्रशासन के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति आदि आदि पर। और आज उसके आगे पार्ट में, जैसा मैं आपको सिलेबस में आपको बताया था और आगे भी बताने वाला हूं कि सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और किस किस प्रकार से कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। और आज जो है कंप्लीट हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन का हमारे कॉलेज के लिए या स्कूल कॉलेजों के लिए एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ है। जी हाँ, लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ है एक विषय के रूप में, जिसे हम टॉपिक में अगर देखें तो अकादमिक विषय के रूप में, है ना। लोक प्रशासन का विकास तो वो एक ही होता है, चाहे कहीं लोक प्रशासन का विकास लिख दे या अकादमिक विषय के रूप में या किसी विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास। तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण चरण देखने वाले हैं वो ऐसे 5 चरण हैं इसमें। इन 5 चरणों के तहत लोक प्रशासन का विकास हुआ है, इन्हीं को हम कंटिन्यू आज करने वाले। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये नोट्स की इंफॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि एक स्पेशल नोट्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार की है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, विशेष रूप से लोक प्रशासन वाले बच्चों के लिए, है ना, जो न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। सिलेबस में आप अभी आपको चेक करवाने वाला हूं। उन सभी टॉपिकों से संबंधित आपको एक कंप्लीट कस्टमाइज्ड नोट्स जो है प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए आपको इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी इस पेज को पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। इसके अलावा लोक प्रशासन के अलावा यदि आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर तो आप जा सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट आपको आसानी से और निःशुल्क रूप से इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया है। आप चाहें तो वहां जाकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में, चूंकि आज हम लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने लोक प्रशासन के सिलेबस को डिस्कस किया था। लोक प्रशासन के सिलेबस एक लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 2 में हमने लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, महत्व, क्षेत्र आदि आदि पर चर्चा की थी। तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 के रूप में हम इसके टॉपिक नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 पर, दैट मीन्स की अकादमिक विषय के रूप में लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन का विकास। तो यह कंप्लीटली हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास की, और हमारा इस विकास के इस पूरी यात्रा में फोकस होगा एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए इस यात्रा की करते हैं शुरुआत, और टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बेसिकली 5 पॉइंट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 5 चरण हैं। तो दैट मीन्स कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण। तो ये 5 चरण हैं जिसके माध्यम से विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस पूरे दौर में हमें विशेष ध्यान रखना क्या है कि हमें इस टॉपिक को पहले तो व्यवहारिक रूप से समझना है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, इसका, है ना, जो भी इसका कंटेंट है आसान भाषा में आपको उपलब्ध करवाऊंगा एक स्पेशल नोट्स के रूप में। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप नोट्स की। फिलहाल आप इसको व्यवहारिक रूप से यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी दुविधा लगभग लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों लोक प्रशासन के विकास की इस पूरी कहानी को, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 चरणों में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम चरण होगा हमारा 1887 से 1926 का। जी हां, 1887 से 1926 का हमारा प्रथम चरण होने जा रहा है। उसके बाद द्वितीय चरण मतलब कि सेकंड स्टेप में हम लोक प्रशासन को पढ़ेंगे 1927 से लेकर के 1937 के दौर को।
ठीक है, तो ये अलग अलग समय काल है जिसमें लोक प्रशासन का विकास हुआ है। द्वितीय चरण के बाद में तीसरा चरण आता है जो जिसकी शुरुआत होती है 1938 से 1947 तक की। तो कहने का अर्थ यह है, अगर हम भारत के इतिहास को देखें, भारतीय राजनीति को देखें दोस्तों, तो भारत की आजादी से पहले लोक प्रशासन के 3 चरण कंप्लीट हो चुके थे। 2 चरणों की यात्रा अब इसके आगे बाकी थी। चौथे चरण की शुरुआत होती है 1948 से 1970 के मध्य में, और उसके बाद 1971 से वर्तमान तक का जो चरण माना जाता है उसे 5वां चरण माना जाता है। तो कंप्लीट मेरा कहने का अर्थ है कि इन 5 चरणों को यदि आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, किस समय में क्या घटना हुई थी, किस समय में किस प्रकार से लोक प्रशासन का विकास हुआ है, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, किस विद्वानों ने क्या विचार प्रकट किए, और कौन से विद्वानों के विचारों के कारण या पुस्तकों के कारण लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता मिली, ये सारी घटना आपको इन चरणों के तहत ही समझने की आवश्यकता होगी यदि आप इस पूरे टॉपिक पर बेहतर पकड़ बनाना चाहते हैं। तो अब करना क्या है आपको, तो इन 5 स्टेप को बहुत ध्यानपूर्वक एकदम व्यवहारिक रूप से समझने की आवश्यकता होगी। तो चलिए करते हैं शुरू करें उससे पहले इसकी एक छोटी सी हम भूमिका तैयार कर लें। दरअसल लोक प्रशासन के विकास की जब बात आती है दोस्तों, तो हम लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जब यदि बात करें, जैसे होता है ना कि जैसे सामाजिक विज्ञान के रूप में हम लोक प्रशासन को पढ़ते हैं, तो सामाजिक विज्ञान कोई एक पार्ट या एक सब विषय नहीं है। कई सारे विषय हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञान के तहत समेटा गया है। लेकिन लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जब मान्यता की बात करें, या स्वतंत्र विषय के रूप में इसे कब इसे एक अध्ययन का विषय माने जाने लगा, तो इस रूप में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय के रूप में एकदम नया है। एकदम नया मतलब 2-5 साल पुराना नहीं, बल्कि 135 साल पुराना है। लेकिन फिर भी अन्य विषयों की अपेक्षा लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में एकदम नया है। इतना कम कालखंड होने के बावजूद भी इसके विकास में कई उतार चढ़ाव आए हैं, और उन्हीं उतार चढ़ावों को हम इन विभिन्न 5 स्टेपों में समझने वाले हैं, इन 5 चरणों में समझने वाले हैं। तो यदि एक शब्द में कहूं, एक लाइन में कहूं, तो लोक प्रशासन के इतिहास को हम 5 चरणों में समझ सकते हैं या 5 चरणों में बांट सकते हैं। और वो 5 चरण में आपको इससे पहले भी बता चुका हूं। ये आपके 5 चरण है जिनके तहत लोक प्रशासन का सटीक रूप से एक विषय के रूप में या एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास हुआ है। तो आइए इन एक एक चरणों को, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इन सभी चरणों को 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। बस ध्यानपूर्वक क्लास को शुरू से एंड तक एक ही बार में आपको इसको देखना है। बीच में यदि आप गैप करते हो तो संभवतः आपका ध्यान भटक जाएगा और इस टॉपिक की समझ से आप दूर पहुंच जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये टॉपिक, देखिए किताब में आप एक बार, मेरे विश्वास मत, किताब में एक बार आप पढ़ लीजिए। अब यदि किताब में पढ़ोगे तो एक बार में अगर ये समझ आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं समझ आएगा। इसीलिए मैं इतना फोकस्ड होकर बोल रहा हूं, इतना दबाव डालकर बोल रहा हूं कि इस लेक्चर को बिल्कुल भी दिमाग से अभी मत ओझल होने दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, जैसे व्यवहारिक रूप से इसको समझ लीजिए। उसके बाद आप दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ोगे ना, तो भी आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से फर्स्ट रीडिंग में समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण मतलब क्या हुआ? अरे लोक प्रशासन की अभी कहीं ना कहीं से विचार आने लगा होगा। तो इससे पहले मतलब देखिए यार, यहां समझिए कि पहले चरण की हम बात करें तो पहले चरण की शुरुआत 1887 से मानी जा रही है, 1887 से मानी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि 1887 से पहले लोक प्रशासन जैसा शब्द ही कानों में नहीं सुनाई पड़ता था। सही है। तो लोक प्रशासन शब्द का जो निर्माण ही हुआ है, समाज में जो एंट्री हुई लोक प्रशासन नामक शब्द की या लोक प्रशासन नामक विषय की, उसकी शुरुआत ही 1887 के बाद ही हुई है, उससे पहले नहीं हुई। अब कहां पर हुई होगी इसकी सबसे पहले शुरुआत? तो इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई लोक प्रशासन की वो हुई अमेरिका में। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन का विकास हुआ है। और इसका श्रेय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। वुडरो विल्सन को, जी हां,
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को इसका श्रेय जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने 1887 में एक लेख लिखा था। क्या लेख लिखा था दोस्तों? उन्होंने 1887 में 1887 में एक लेख लिखा था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी लेख के बाद में लोक प्रशासन के स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी गई या नींव पड़ी। यहां पर विल्सन महोदय ने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग माना। जी हां, अब देखिए वर्तमान में भी क्या होता है, राजनीति अलग क्षेत्र है और प्रशासन अलग है। आज वर्तमान में आपको लगभग प्रत्येक राष्ट्र में इसी प्रकार की प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया जाता है जिसमें राजनीति अलग होती है और प्रशासन अलग होता है। राजनीति में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है यदि हम भारत की बात करें तो, है ना, और प्रशासनिक क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं होता, एग्जाम होती है ना। तो इस प्रकार से विल्सन महोदय ने भी क्या किया था, प्रशासन को राजनीति से अलग माना, जहां राजनीति का काम क्या था, नीतियों को बनाना, नीतियों का निर्माण करना, वहीं प्रशासन का काम था उन नीतियों को लागू करना। पॉइंट टू पॉइंट समझिए यहां पर। तो जब पहली बार वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन का शब्द दुनिया के सामने रखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, उस समय उन्होंने उस लेख में स्पष्टतः यह बताने का प्रयास किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। राजनीति का काम है नीति बनाना, कानून बनाना, विधि बनाना, और प्रशासन का काम है उन कानून, उन विधि, उन नीतियों को लागू करना। तो वुडरो विल्सन के इस लेख के बाद में जो कई अन्य विचारक भी आए जिनमें प्रमुख माने जाते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है वुडरो विल्सन की कहानी से जुड़े हुए एकदम नजदीकी विचारक रहे हैं। तो फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1900 में, सन 1900 में एक पुस्तक लिखी, नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहां पर जो है ना फ्रैंक महोदय ने वुडरो विल्सन के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख से प्रभावित होकर के ही इस पुस्तक को ये नाम दिया पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब नाम पढ़ के ही आप समझ सकते हो ना, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहां पर फ्रैंक ने भी क्या किया, अपनी पुस्तक में लोक प्रशासन और राजनीति दोनों को अलग अलग माना है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग माना है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दोनों को अलग अलग माना है और स्पष्टता इन्होंने ये पुस्तक लिख करके वुडरो विल्सन के विचार का एक प्रकार से समर्थन किया है, उन इच्छाओं को क्रियान्वित किया है ना। और इस प्रकार से जब उन्होंने किताब लिख करके और एक पारदर्शिता राजनीति में डाली कि भाई राजनीति को प्रशासन से अलग रखिए, तभी कहीं जाकर के किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। ये बात समझाने के कारण ही, इस बात को एकदम स्पष्ट करने के कारण ही अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक या अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक महोदय फ्रैंक जे गुडनाउ को ही माना जाता है। याद रखिएगा, किसका, अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन शब्द कौन लेकर आया, तो वुडरो विल्सन लेकर आए। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ ये शब्द लेकर के आए थे, लेकिन बाकी की जो अन्य स्पष्टताएं थी वो किसने कंप्लीट की, फ्रैंक जे गुडनाउ ने। कब, सन 1900 में लिखी अपनी किताब के माध्यम से, और इसी कारण से इन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का। चलिए कहानी को थोड़ी सी और आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रथम चरण को बेहतर समझ लिया तो आगे आने वाले चरणों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी की। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तो फ्रैंक महोदय के समय से ही हो जाती है, लेकिन विशेष रूप से यदि बात करें 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने सरकारी सुधार आंदोलनों में रुचि दिखाना प्रारंभ किया। अमेरिका के जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने सरकार के प्रशासनिक जो कार्य थे उन कार्यों में सुधार लाने की चेष्टा की।
और इसी चेष्टा का परिणाम है कि लोक प्रशासन की ओर कई विद्वानों का ध्यान गया, आकर्षित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक विद्वान के दिमाग में अब ये घूमने लगा था कि अगर हमें सरकार में सुधार लाना है ना, सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार लाना है, तो हमें राजनीति को प्रशासन से अलग करना होगा या प्रशासन को राजनीति से अलग करना होगा, तभी कहीं जाकर के सामाजिक सुधार सरकार में, माफ कीजिएगा, सरकार की व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए 1926 में एक किताब आई दोस्तों, एल डी वाइट की। किसकी? एल डी वाइट की एक पुस्तक आती है जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, स्टेप टू स्टेप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हो रहा है। 1926 में किताब आती, 1900 में किताब आई थी, फ्रैंक मोदे लेकर आए थे, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बात से क्या स्पष्ट हुआ था कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग विषय हैं। उसी प्रकार से 1926 साल बाद में एक किताब और एल डी वाइट लेकर के आते हैं और नाम देते हैं किताब को इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अब पब्लिक वर्ड जुड़ चुका था और इसी को एक कंप्लीट विकास माना जा सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 1926 से। तो प्रथम चरण हमारा 1926 में ही कंप्लीट होता है, 1887 से 1926 तक। क्लियर है? तो एल डी वाइट की पुस्तक प्रकाशित होती है, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक, मतलब जो इससे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली जो किताब, जो विषय है, उसके रूप में यह पहली लोक प्रशासन की पहली किताब थी। इससे लोक प्रशासन को अकादमिक मान्यता मिल चुकी थी। तो अब यहां दिमाग में क्या फिट कर लीजिएगा आप लोग, वुड्रो विल्सन के बाद में फ्रैंक मोहते, क्लियरिटी आई, उसके बाद में एल डी वाइट आते हैं। उन्होंने किताब लिख दी, क्या लिख दी दोस्तों? तो लोक प्रशासन का परिचय का अध्ययन, लोक प्रशासन के परिचय का अध्ययन, हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक किताब लिखी और ये किताब स्कूल कॉलेजों का विषय बन चुकी थी। कब? 1926 में, 1926 में। और 1926 में प्रथम चरण भी आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला चरण था हमारा 1887 से 1926 के मध्य का, इसमें दो प्रमुख विशेषताएं देखी हमने लोक प्रशासन की। कौन सी विशेषताएं देखी? कि इसी स्टेप में, इसी चरण में एक तो लोक प्रशासन का उदय हुआ प्रथम चरण में, 1887 से 1926 के मध्य का जो प्रथम चरण है, इसमें लोक प्रशासन का उदय हुआ। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या हुआ कि राजनीति से लोक प्रशासन अलग हो गया, मतलब इन दोनों का विभाजन हो गया, जिससे सरकार में या सरकारी कार्य कामकाज में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आना प्रारंभ हो गई, पारदर्शिता आना प्रारंभ हुई। क्लियर है? तो अब ये प्रथम चरण आपको याद रहना चाहिए। कहां से हमने शुरुआत की थी? वुड्रो विल्सन से, और समाप्त कहां पर कर रहे हैं? एल डी वाइट के साथ में 1926 में। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम द्वितीय चरण की ओर। जी हां, लोक प्रशासन के विकास की इस यात्रा में अब शुरू होता है दूसरा चरण। और अब देखना यह है हमें कि दूसरे चरण में क्या खास बातें हुई, जिससे लोक प्रशासन जो है धीरे धीरे वर्तमान के लोक प्रशासन का रूप धारण कर रहा था। अभी प्रथम चरण में सिर्फ ये अकादमिक विषय का रूप प्राप्त कर चुका था, लेकिन अब इसका विकास अभी बाकी था। अब ध्यान से सुनते चलिएगा। यह काल लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों। जो दूसरा काल है, यह लोक प्रशासन के जो सिद्धांत रहे हैं उनका स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि में कई प्रमुख पुस्तकें और कई विचारकों ने इस प्रशासन के सिद्धांतों को विकसित किया। याद रखिएगा। तो ये दूसरा चरण कंप्लीटली लोक प्रशासन, इस दूसरे चरण ने लोक प्रशासन को उसके सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत कहां से आए? तो कई विचारकों ने अपने मतों के द्वारा, मतलब अपने लेखों के द्वारा, और कई विचारकों ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों के द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए। और उन्हीं सिद्धांतों को कुछ क्षणिक देख लेते हैं किस किताब के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1927 से ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिएगा दोस्तों। यहां पर डेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है और मुझे नजर आ रही है ना, और इसीलिए बोल रहा हूं, इसको मैं एक बार रीचेक करूंगा। रीचेक करने की आवश्यकता नहीं, मैं यहीं पर अभी आपको करवा देता हूं। देखिए, ये 1924 नहीं, 1928 है।
मिसप्रिंट किताबों में भी हो जाती है, कभी कभी किताब का डेटा हूबहू उठा लिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है पीपीटी में, है ना, और उसको रीचेक नहीं किया जाता है, और जब में पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तब कहीं ना कहीं जब ये गलतियां समझ पकड़ आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा माइंड ना किया करें, क्योंकि पीपीटी जो डेटा जो होता है उसका अरेंजमेंट का काम किसी और का होता है, दरअसल पे उसकी जो भी गलतियां होती है उसको सुधार मुझे ही करना पड़ता है। खैर, तो 1927 में से ये कहानी शुरू होती है, मतलब दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें हम 4 तथ्यों की विशेष रूप से बात करेंगे। 4 तथ्य कौन से? सबसे पहले 1927 में WF विलोबी की पुस्तक की, WF विलोबी की पुस्तक, स्टेप और भी थी इसमें, मैं कम करके लाया हूं। हम यहां पर लोक प्रशासन के सिद्धांतों को जानने वाले हैं दूसरे चरण में। पहले चरण में क्या हुआ? लोक प्रशासन का उदय हुआ और राजनीति से लोक प्रशासन अलग हुआ, है ना, विभाजन हुआ दोनों का। दूसरे चरण में लोक प्रशासन को उसके सिद्धांत मिले। कहां कहां से मिले? तो पहले तो हम बात करते हैं 1927 में लिखी गई एक किताब, किसने लिखी थी? WF विलोबी महोदय ने। किताब का नाम क्या था? तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल सा नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूंकि प्रिंसिपल्स की तो हम यहां बात कर रहे हैं, है ना, तो यहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिंसिपल मिले। उन्होंने कहा इस पुस्तक में, बिलोबी महोदय ने कहा इस पुस्तक में कि लोक प्रशासन में कई सिद्धांत तो होते हैं जिनका पालन करके सरकारी कामकाज में सुधार संभव है। अब चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही इसलिए थी ताकि सरकारी कामकाज को में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके। तो बिलोबी महोदय ने कई सिद्धांत दिए, सिर्फ कहा नहीं कि लोक प्रशासन में कई सिद्धांत होते हैं, उन्होंने इस पुस्तक में कई सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों के माध्यम से सुधार को संभव बताया कि यदि लोक प्रशासन में इन सिद्धांतों को जोड़ दिया जाए तो संभवतः जिस उद्देश्य से लोक प्रशासन को लागू किया गया है, जिस उद्देश्य से लोक प्रशासन को अकादमिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है, संभवतः लोक प्रशासन अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा यदि ये सिद्धांत उसमें जोड़ दिए जाए तो। इसी क्रम में 1928 में मेरी पार्कर फोलेट की किताब आती है। क्या नाम था? क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इसमें प्रशासन में संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो संघर्ष थे उन संघर्षों को दिखाया गया और उन संघर्षों पर नियंत्रण प्राप्त करने के तरीके भी सुझाए गए, क्योंकि जब तक संघर्ष होंगे, जब तक समस्याएं होंगी, संभवतः समाधान ढूंढना आसान नहीं होता है। तो यदि हमें सुधार के समाधान ढूंढना है तो पहले उन प्रशासन में जो संघर्ष है, जो समस्या है, उन्हें हमें जीतना होगा, उन्हें समाप्त करना होगा, उसके बाद ही हम उसमें सुधार ला सकते हैं। ये मेरी पार्कर महोदय की क्रिएटिव एक्सपीरियंस से हमें यह विचार प्राप्त हुआ। उसके बाद में तीसरे दौर के रूप में हम देखते हैं 1929। डेट आपकी कंटिन्यू है 1927, 28, 29 और उसके बाद में 30, 31, 32 और भी आदि आदि थी, लेकिन मुझे जरूरी नहीं लगा, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही मुझे कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उस दौर में मैंने बीच का सारा डेटा इरेज करने के बाद में आपको 1937 पर ला दिया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट था लोक प्रशासन के लिए। ठीक है, तो 1929 में हेनरी फेयोल जो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्या किया उन्होंने? अंग्रेजी अनुवाद किया, जिससे जनसाधारण को भी प्रशासन के बारे में या सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन के बारे में जानने का मौका मिला। और इस प्रबंधन में उन्होंने लोक प्रशासन की भी चर्चा की, उसके कई सिद्धांतों की चर्चा की, उनकी कई समस्याओं की भी चर्चा की और निराकरण भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। अंततः जब लोक प्रशासन का एक सटीक रूप से विकास हुआ और वर्तमान तक जिन सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, उन सिद्धांतों में इस दूसरे चरण का एक प्रमुख सिद्धांत था जिसका नाम था पोस्ट कार्ब। पिछले सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने पोस्ट कार्ब क्या होता है। POSDCORB, 7 अक्षरों के प्रथम 7 शब्दों के प्रथम अक्षर को लेकर के एक शब्द बनाया है जिसका नाम है पोस्ट कार्ब।
और इस पोस्ट कार्ब का प्रतिपादन 1937 में लूथर गुलिक महोदय के द्वारा हुआ था और इस लूथर गुलिक को ही पोस्ट कार्ब सिद्धांत का जनक माना जाता है। और इस पोस्ट कार्ब सिद्धांत की मान्यता आज जी हां 2025 में भी उतनी ही है जितनी 1937-38 में हुआ करती थी। तो दूसरे चरण को आप लोग कैसे याद रखेंगे कि हमने यहां पर 4 विद्वानों की 4 पुस्तकों की हमने बात की है और उनमें अलग अलग सिद्धांत उसमें दिए गए थे। कुल मिलाकर के दूसरा चरण जो रहा है लोक प्रशासन में सिद्धांतों को जोड़ने वाला रहा है। लोक प्रशासन को उसके सिद्धांत कब मिले? तो दूसरे चरण में मिले, 1927 से 1937 के चरण में मिले। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं तृतीय चरण की, मतलब तीसरी स्टेप की। और ये तीसरी स्टेप 1938 से 1947 तक रहने वाली है। 1938 से 1947। दरअसल दोस्तों 1930 से 1940 के दशक में, मतलब थोड़ा आगे पीछे लेके चलते हैं, तो लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। या आप डायरेक्टली इसको जरूर नहीं है कि आप यही डेट रखें, आप ये भी रख सकते हैं कि तृतीय चरण में, तीसरे चरण में लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बस आपको ये बदलाव पर ही तो फोकस करना है। चरण का मतलब क्या है कि लोक प्रशासन में बदलाव क्या हुआ। भाई पहले चरण में लोक प्रशासन का उदय हुआ, दूसरे चरण में उसको क्या मिले? सिद्धांत मिले। अब तीसरे चरण में क्या हो रहा है? उसके अध्ययन में बदलाव हो रहे हैं। अध्ययन में तो पहले के यांत्रिक दृष्टिकोण की आलोचना हुई। इससे पहले जो भी यांत्रिक दृष्टिकोण रहे लोक प्रशासन को लेकर के, उनकी आलोचना होने लगी और अब मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाने लगा। कहने का अर्थ क्या था कि लोक प्रशासन में इससे पहले जितनी भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सारे सिद्धांत सिर्फ राजनीति या प्रशासन को दृष्टि में रख करके ही डेवलप किए गए थे। लेकिन अब मतलब तीसरे चरण में अब लोक प्रशासन को जनहित के लिए मोड़ा जा रहा था या जनहित के लिए तैयार किया जा रहा था। इसलिए कहा गया कि अब एक ऐसे लोक प्रशासन की ओर लोगों की नजर थी, विद्वानों की नजर थी, जो मानवीय संबंधों के नजदीक हो, या एक ऐसा लोक प्रशासन तैयार करना जो मानवीय संबंधों पर विशेष रूप से जोर देता हो। इसी क्रम में हार्थोन प्रयोगों ने दिखाया कि कार्यस्थल में मानवीय तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हार्थोन प्रयोग जो है दोस्तों, हार्थोन ने ऐसे कई सिद्धांत दिए थे। उन हार्थोन के द्वारा दिए गए सभी सिद्धांतों में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया, और ये इसी तीसरे चरण में दिए गए थे ये प्रयोग या सिद्धांत, जिसमें दिखाया गया था कि कार्यस्थल में लोक प्रशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अगर होता है तो वो मानव होते हैं, मानवीय तत्व होते हैं। इसलिए कार्यस्थल पर मानवीय तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए तीसरे चरण में लोक प्रशासन और मानव के संबंधों पर दृष्टि डाली गई है। तो आइए कुछ चरणों की इसमें बात करते हैं। जैसे 1938 में जब इस क्रम की शुरुआत होती है तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या नाम था दोस्तों? द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। और इसमें संगठन को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा और प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना की गई। संगठन को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया इस पुस्तक में, कि जो समाज का संगठन है वो प्रशासनिक तत्व नहीं है, बल्कि वो समाज के तत्व हैं, सामाजिक व्यवस्था है ना। इस पुस्तक के रूप में, इस पुस्तक के अनुसार, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक के अनुसार मानवों का जो संगठन था वह उसे सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, ना कि सिद्धांतों के रूप में। इसके बाद में अगला चरण या कहें कि अगला दृष्टिकोण आता है 1945 में हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक किताब लिखी। उसमें प्रशासनिक सिद्धांतों की कमी पर प्रकाश डाला गया कि प्रशासनिक सिद्धांतों में क्या कमी रही है, प्रशासनिक सिद्धांतों की कमी। तो कुल मिलाकर अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो यहां पर जो पहले सिद्धांत दिए गए थे दूसरे चरण में जो सिद्धांत दिए गए थे लोक प्रशासन के विकास को लेकर के, उन सिद्धांतों की इस तीसरे चरण में जो है भर भर के आलोचनाएं की गई। क्यों की गई? क्योंकि उन सिद्धांतों का कहीं ना कहीं मानवीय तत्वों से संबंध बहुत कम था या ना के नहीं था। उसके बाद में बात करें आगे की,
तो 1947 में रॉबर्ट डाहल ने अपने लेख द साइंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, बहुत प्यारा लेख था इनका, वो लेख का नाम याद रखिएगा, द साइंस है ना ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम। ये थ्री प्रॉब्लम वाले पार्ट में क्या कहा उन्होंने, इसमें लोक प्रशासन को विज्ञान मानने पर सवाल उठाए। इस लेख में, रॉबर्ट डाहल के लेख में लोक प्रशासन, उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता, और विज्ञान है तो बताइए कैसे। ये बताते हुए कि मूल्य, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत निर्माण में बाधा होते हैं। कि अगर आप कहते हैं कि लोक प्रशासन में फलाना फलाना सिद्धांत हो सकते हैं, तो जहां पर बात हो मूल्यों की, व्यक्ति के मूल्यों की, जहां बात हो व्यक्तित्व की, जहां बात सांस्कृतिक संदर्भ की हो, तो ऐसे में सिद्धांत पनप नहीं सकते जो उस विषय को विज्ञान बना दे। तो कुल मिलाकर के यहां पर कंप्लीटली तीनों ही विद्वानों के विचारों को हमने देखा, जिसमें कंप्लीटली द्वितीय चरण में जो सिद्धांत दिए गए उनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो तीसरे चरण में आलोचनाएं किसकी, उन सिद्धांतों की जो द्वितीय चरण में दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये पेज जो है ना थोड़ा सा रिपीट हुआ है, तो मैं इसको हटा दूंगा वैसे। चलिए चतुर्थ चरण में स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में अब जरा जानते हैं, इसकी शुरुआत 1948 से 1970 के मध्य में हुई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक बार क्लास को चेक कर लिया जाए। ओके, सब ओके चल रहा है। चलिए अब बात करेंगे चतुर्थ चरण की, स्टेप नंबर 4 की। तो दोस्तों 1950 से 1960 के बीच में या इस क्रम काल में लोक प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। साइमन की आलोचनाओं के कारण लोक प्रशासन की स्वतंत्र पहचान पर सवाल उठने लगे। इस अवधि को स्वरूप की संकट अवस्था कहा जाता है। स्वरूप की संकट अवस्था, अब कहने का अर्थ क्या, चतुर्थ चरण में देखिए, पहले चरण में उदय हुआ और एक अकादमिक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दूसरे चरण में उसको सिद्धांत दिए गए। अब तीसरे चरण में सीधे सीधे उन सिद्धांतों पर अटैक होने लगा जो दूसरे चरण में दिए गए थे। चतुर्थ चरण में तो अब लोक प्रशासन का जो स्वरूप था वो स्वरूप ही संकट में आ गया। अब इस चौथे चरण के जो विद्वान रहे हैं, इनका कहना यह बनने लगा, ये होने लगा कि जिस कार्य उद्देश्य के लिए लोक प्रशासन को लॉन्च किया गया है वह उद्देश्य सही नहीं है, बल्कि यदि आप लोक प्रशासन को लाना चाहते हो राजनीति में या राजनीति से अलग करना चाहते हो, तो उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए समाज कल्याण। जी हां, सार्वजनिक कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के विचारों के कारण ही लोक प्रशासन का स्वरूप अब इस अवस्था में संकट में आ चुका था। इस संकट के दौरान तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन जैसे अब नए नए दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहे थे। तो अब यहां पर आपको एक शब्द और मिल चुका है, विकास प्रशासन। विकास प्रशासन, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन ये अलग अलग दृष्टिकोण उभर रहे थे। इन दशकों में विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित होने लगी। विकास प्रशासन शब्द का पहले उपयोग भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी ने 1955 में अपने लेख में किया था। तो विकास प्रशासन जो चौथे चरण की प्रमुख पहचान है, इस विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी ने। कब, 1955 में किया अपने एक लेख में। उसके बाद में जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। उनकी पुस्तक विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति, जो कि 1979 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो अब कैसे मान लोगे आप इसको, लोक प्रशासन के साथ में अब विकास प्रशासन, ये नए नए शब्द आने लगे थे, नए नए दृष्टिकोण आने लगे थे। विकास प्रशासन दृष्टिकोण पहली बार किसके द्वारा, 1955 में भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी के द्वारा इसको जो है अस्तित्व में आया ये शब्द। ठीक है, और उसके बाद में जॉर्ज ग्रांट ने अपनी पुस्तक में इसका
उल्लेख किया और इसी पुस्तक के में उल्लेख के कारण ही इन्हें विकास प्रशासन का प्रमुख प्रतिपादक मान लिया गया। जबकि शब्द की शुरुआत किसने की थी? यूएल गोस्वामी ने। यही तो रहता है ना, वो छोड़िए, वो बात का विषय है कि कौन क्या, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा विकास प्रशासन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जॉर्ज ग्रांट को। ठीक है, 1979 में इन्होंने अपनी पुस्तक को लॉन्च किया था और उस पुस्तक में इस प्रकार की विचारधारा दी गई थी। तो नव जितने भी जो अब धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, जो देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनको कहते हैं नव स्वतंत्र देश। तो ऐसे नव स्वतंत्र देशों में प्रशासनिक तंत्र ने औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के मध्य से लोगों के जीवन में स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि जब देश गुलाम थे तो लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हुआ करता था, लेकिन जब ये देश स्वतंत्र हुए तो उन्होंने औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण दोनों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया, जिसे विकास प्रशासन कहा गया। याद रखिएगा, जिन नीतियों से, जिन सिद्धांतों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया, उस प्रशासन को ही यहां विकास प्रशासन के नाम से जाना गया। वाइडनर, रिक्स, फेरेल, हैडी और अन्य विद्वानों ने विकास प्रशासन को सामाजिक आर्थिक प्रणाली में योजनाबद्ध परिवर्तन के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। ये झलक थी चौथे चरण की। ठीक है, उसके बाद में अंतिम चरण की बात करें 1971 से आज वर्तमान तक की लोक प्रशासन का क्या रूप है, तो लोक प्रशासन के विकास में समय के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 1968 के बाद नवीन लोक प्रशासन उभरा, जिसने 4 प्रमुख लक्ष्यों पर जोर दिया। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ याद होना चाहिए। चतुर्थ चरण में क्या मिला हमको? विकास प्रशासन। और आखिरी के 5वें चरण में हमें क्या मिल रहा है? नवीन लोक प्रशासन। क्या मिल रहा है? नवीन लोक प्रशासन। ये आगे अध्ययन सामग्री के रूप में सब कुछ सेपरेटली पढ़ोगे आप। लोक प्रशासन को अलग से समझोगे, विकास प्रशासन भी पढ़ोगे, नवीन लोक प्रशासन को भी पढ़ने वाले हो। सब कुछ अलग अलग सेपरेटली पढ़ोगे और विस्तार से पढ़ोगे। सिर्फ शब्दावलियों को आप यहां पर सुन लीजिए। ठीक है, तो इस 5वें चरण में नवीन लोक प्रशासन जो है यहां पर उभरा या इसका उदय हुआ। चलिए, तो इसके कुछ तथ्यों की पहले चर्चा कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रासंगिकता की बात करें, नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता, महत्व क्या रहा? समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ाव और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो यदि यदि हम वास्तविक समस्याओं को समझना चाहते हैं या उनको सोल्व करना चाहते हैं तो लोक प्रशासन बहुत आवश्यक है। इसके बाद मूल्यों की बात करें तो प्रशासनिक कार्यों में नैतिकता और मूल्य आधारित निर्णय को प्राथमिकता दी जाने लगी, और ये नैतिकता और मूल्य आधारित निर्णय आपको एक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते थे। इसके बाद सामाजिक समता। अब प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा या कहें कि आवश्यकता बनने लगी सामाजिक समानता। समाज के सभी वर्गों की, क्योंकि उससे पहले जब समाज में समता नहीं थी, समानता नहीं थी, तो समाज का जो रूप था वो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए स्तर का हुआ करता था। तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य बन चुका था। परिवर्तन की यदि बात करें तो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रशासनिक सुधार और नवाचार को अपनाना अब इनका प्रमुख विषय बनने लगा था, और ये सारी अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए नवीन लोक प्रशासन को अपनाना बहुत जरूरी हो चुका था। इसी क्रम में 1980 से 1990 के दशकों में नव लोक प्रबंधन का भी उदय हुआ। नवीन लोक प्रशासन ही नहीं बल्कि नवीन लोक प्रबंधन का भी उदय हुआ। 2 शब्द यहां पर आपको नए मिल रहे हैं, याद रखिएगा। और नवीन लोक प्रबंधन का उद्देश्य कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना था। 2008 में आयोजित तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में भविष्य के लोक प्रशासन प्रबंधन और सेवाओं पर चर्चा की गई, जो नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों के अनुरूप हुआ करती थी। यदि वर्तमान में बात करें तो सुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आज वर्तमान में, क्योंकि बाकी सभी समस्याओं को लगभग समाप्त कर लिया गया है। अब अगर कुछ चर्चा होती है पूरी दुनिया में तो सुशासन पर चर्चा होती है, गुड गवर्नेंस पर चर्चा होती है, कि प्रत्येक राष्ट्र अब प्रयास करे गुड गवर्नेंस लाने की। और गुड गवर्नेंस क्या है? अरे प्रशासन में
ऐसी नीतियों का प्रशासन ऐसी नीतियों का पालन करवाना जो जनता के पूर्णतः हित में हो, जनता में हस्तक्षेप ना के बराबर हो सरकार का, है ना। तो इसमें सरकार में पारदर्शिता का होना, जवाबदेही होना, नागरिक सहभागिता का होना, विधि का शासन होना, नैतिकता, दक्षता, निष्पक्षता, ये सारे तत्व जिस प्रशासन में शामिल होंगे उसी को तो हम सुप्रशासन या सुशासन या गुड गवर्नेंस कह सकते हैं ना। सरकार क्या कामकाज कर रही है लोगों को पता होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सरकार गलत कदम उठाती है तो उसको जवाबदेह होना चाहिए जनता के प्रति। नागरिक सहभागिता, नागरिक खुशी खुशी प्रशासन में भाग ले, राजनीति में भाग ले। विधि का शासन हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो, संविधान का शासन होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सरकार में दक्षता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य नागरिकों के हितों की सुरक्षा और कुशल सेवाएं प्रदान करना हो सकता है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से आपके ये 5 चरण होते हैं कंप्लीट, जिसके माध्यम से हमने लोक प्रशासन को स्टेप बाय स्टेप उसके विकास को समझने का प्रयास किया है। प्रथम चरण जिससे उदय हुआ, द्वितीय चरण सिद्धांत मिले, तृतीय चरण में उसके स्वरूप पर सवाल उठाए जाने लगे, सिद्धांतों पर सवाल उठाए जाने लगे, चतुर्थ चरण में लोक प्रबंधन का शब्द मिला और 5वें चरण में नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन का शब्द मिला। और वर्तमान की अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस पर चर्चा होती है। एक पूरा विकास का लोक प्रशासन का क्रम रहा है। उम्मीद करता हूं पूरे सेशन की पूरी कड़ी से, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक अब तक यदि आप एक साथ वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, पूरे फोकस्ड होकर के देख रहे हैं, तो संभवतः और 100% आपको क्वेश्चन टॉपिक पूरा समझ आया ही होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर। जी हाँ, राजनीति प्रशासन दोनों को अलग अलग किया, द्वैत भाव। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था, राजनीति और प्रशासन, है ना, दोनों अलग अलग। तो अब उस फर्स्ट स्टेप वाले पूरे चैप्टर को हम उठाने वाले हैं। राजनीति और प्रशासन दोनों एक नहीं अलग अलग होंगे, इसी को क्या कहा गया, द्वैत भाव कहा गया। द्वैत भाव, द्वैत भाव के रूप में दोनों को अलग अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में, लेक्चर नंबर 4 में। ओके फ्रेंड्स, यदि आप कंटिन्यू क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सेशन यदि हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।